हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुशील। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 11th चैप्टर नंबर 17th ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है और मैंने इसके नोट्स पे बना दिए हैं ताकि आपको समझने और याद करने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पार्ट 1 ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। Oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids to derive energy to perform various activities। दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये था कि जो ऑक्सीजन होती है ना, उसको जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग होते हैं ना, जो ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं तोड़ने के लिए। जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, इन लोगों को तोड़ के जो एनर्जी चाहिए होता है ना, वो ये ऑक्सीजन का काम होता है कि इन लोगों को तोड़ के हमें एनर्जी दे। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज़ रिलीज ड्यूरिंग द एबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब दोस्तों, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन बहुत बच्चों को परेशानी होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने दे दिया है। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने को कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। ये आपने प्लांट फिजियो में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम इसके वीडियो डालेंगे तो वहाँ हम बता देंगे आपको। तो दोस्तों, हम तो आपको पता है जैसे कि ह्यूमन बींग जो होते हैं वो CO2 लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं, क्योंकि CO2 जो होता है ना वो हार्मफुल होता है हमारे लिए। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट पे ये लिखा है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है? Process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells called breathing, commonly known as respirations। देखिए दोस्तों, जो प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ O2 का और CO2 का, जैसे आपको अभी मैंने बताया कि O2 हम लोग लेते हैं, CO2 हम लोग छोड़ते हैं, इसी प्रोसेस को ना ब्रीदिंग बोलते हैं या उसको रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ना दोस्तों, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स है, ये आप लोगों को पता होगा। गिल्स जो पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म उनका गिल्स होता है। तो वैसे ही हम कुछ कुछ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर और उनके कुछ एग्जांपल देखेंगे। ये दोस्तों याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने वाली वैसी कोई बात नहीं है, बट हाँ मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ ऐसे छोटे ट्रिक दे दूँ जिसकी वजह से आपको ये याद हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो सबसे पहला है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस, ठीक है दोस्तों। तो बॉडी सरफेस में आप देख रहे होंगे, तो बॉडी सरफेस में आप देख रहे हैं उनके एग्जांपल। जो फाइलम पॉरीफेरा होता है, जैसे फाइलम आपको याद होंगे, पॉरीफेरस, लेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, ये वगैरह आपको याद होंगे। और अगर नहीं याद है तो आप परेशान मत होइए, हम इसकी वीडियो जल्दी बना देंगे। तो फिलहाल आपको ये याद करना है कि पॉरीफेरा से प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस को ही प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ये हम बात करेंगे। और उसमें आपको प्रोटोजोआ आते हैं, पॉरीफेरा आते हैं, सिलेंट्रेटा आते हैं, टीनोफोरा आते हैं और प्लेटीहेलमिन्थेस आते हैं। ठीक है, इनको आप याद कर लेना। दूसरा आता है मॉइस्ट स्किन। ये दोस्तों बहुत ईजी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफ़ी सुना भी होगा। ठीक है दोस्तों। जो मॉइस्ट स्किन होता है ना, फ्रॉग, फ्रॉग जो होता है ना वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। या अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म मुझे लगता है कि इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी लोगों को पता ही होगा। अभी जैसे मैंने बताया गिल्स, गिल्स जो एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक जो होते हैं उनमें होता है। जैसे कि मोलस्का, ये भी एक फाइलम है। फिश, ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा। एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा मीन्स हो गया दोस्तों जॉइंट अपेंडिसेस वाले। जॉइंट अपेंडिसेस मतलब कि जैसे आप ये देख रहे हो जो इंसेक्ट वगैरह होता है ना, ये ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो ये ऑर्थ्रोपोडा जो एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोडा, ये नाम में एक्वेटिक आ गया, जिसका एग्जांपल प्रॉन है जो कि पानी में पाया जाता है। और टैडपोल लार्वा, टैडपोल की मतलब जो फ्रॉग होता है ना, उनके आपको पता होंगे कि जो उनके लार्वा होते हैं वो पानी में ही रहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है वो गिल्स से रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने गिल्स का भी समझ लिया। और फिर आते हैं लंग्स। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोग हो गए हैं तो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में एक्वेटिक में गिल्स और टेरेस्ट्रियल फॉर्म में लंग्स।
लंग्स। ठीक है दोस्तों, जैसे मैमल्स में हम आ गए, बर्ड देखते हैं आप लैंड पे रहते हैं, जो फ्रॉग एंड लैंड, ये भी बात सही है, जो फ्रॉग लैंड पे रहते हैं। रेप्टाइल्स, सांप हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, क्रोकोडाइल पानी में भी रहता है बट वो बाहर बाहर पे भी रहता है ना सर, तो बाहर में आके वो सांस लेता है, उसके पास फोर्थ चैम्बर हार्ट होता है। ये हम बात करेंगे दोस्तों। ट्रैकियल ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स इंसेक्टा, ऑर्थ्रोपोडा में जो पानी वाले थे वो गिल्स में आ गए, आप देख रहे हैं, और एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोडा में प्रॉन गिल्स में आ गए हैं। लेकिन जो इंसेक्टा होता है ना, जैसे कि कॉकरोच, इनके पास क्या होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स। ठीक है दोस्तों। फिर बुक लंग्स, बुक लंग्स ये आप देख रहे होंगे। स्पाइडर स्कॉर्पियन, ये भी ना दोस्तों, ये भी स्पाइडर स्कॉर्पियन, ये भी ऑर्थ्रोपोडा ही में आता है। जितने भी आप बिच्छू, इंसेक्ट, या जितने भी आप समझ रहे हो ना, सारे इसमें आप डालते जाओ। बुक गिल्स, बुक गिल्स आप ये देख रहे हो, ल्यूमिलस किंग क्रैब जिसको बोलते हैं, आपने देखा भी होगा किंग क्रैब को, तो ये सब इनके पास बुक गिल्स होता है। तो ये दोस्तों इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं, बट मैंने कोशिश की है कि जैसे कि पानी वाले एक्वेटिक और लैंड वाले आपको समझ में आ जाए और याद भी हो गए। मॉइस्ट स्किन आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, फ्रॉग अर्थवॉर्म मैक्सिमम लोगों को पता ही होता है। फिर ट्रैकियल ट्यूब्स हो गए, इसमें मैंने बताया इंसेक्ट हो गए, कॉकरोच, जैसे बुक लंग्स, स्पाइडर स्कॉर्पियन, बुक गिल्स, ल्यूमिनस किंग क्रैब। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये याद याद कर लीजिएगा, एक दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। और इन इंसेक्टा, circulatory fluid not help in the transport of gases, they have tracheal tubes network। नीचे आप देख रहे हैं ये कॉकरोच का पिक्चर है, इसमें आपको ट्रैकियल ट्यूब्स दिख भी रहा होगा। जैसे हमारे में ऐसा होता है कि जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होते हैं ना, जैसे हमारे में तो ब्लड O2 कैरी करता है, ले जाता है लंग्स के, लंग्स पे ये होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये आगे आएगा। बट किसमें, इंसेक्टा में ऐसा नहीं होता है, इंसेक्टा में ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है। ये पिक्चर मैंने खुद से बनाया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, जो नेज़ल सेप्टम देख रहे हैं ना, ये हमारा नोज़ का होल है। ठीक है, और जो नीचे वाले आप होल देख रहे हैं, ये माउथ का हो गया। ये जो आप देख रहे हैं यूबो वेलम पेलेटाइल के नीचे वाला, ये माउथ का हो गया, और ऊपर वाला नेज़ल नोज़ का हो गया। ठीक है दोस्तों, ये दोनों का कॉमन फेरिंग्स, इसलिए मैंने इसको बना दिया। ये देखिए राउंड टाइप पे जो सर्कल है, ये फेरिंग्स हो गया। तो आप नीचे देखिए लिखा हुआ है ना, पोजीशन विच इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, इसी को भी फेरिंग्स बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं दोनों ये मिल रहा है। फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आप आइए, ये आप देख रहे हैं इपिग्लोटिस देख रहे हैं, फिर उसके बाद ग्लोटिस देख रहे हैं, उसके नीचे ट्रैकिया देख रहे हैं। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है, जो फेरिंग्स है ना, वो लैरिंग्स में खुलता है। ठीक है, लैरिंग्स से खुलते हुए वो नीचे ट्रैकिया के साइड बढ़ता है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि लैरिंग्स क्या है, तो लैरिंग्स जो हमारा साउंड बॉक्स होता है ना, वही लैरिंग्स है। जो आप हमारा, जो अभी आप मेरा आवाज़ सुन रहे हैं, वो लैरिंग्स की वजह से है। लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड कॉल्ड साउंड बॉक्स। तो मैंने बताया उसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग स्वेलिंग, जैसे अब हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद उसको अंदर जाते हैं, जिसको घोटते हैं कहते हैं, मतलब जिसको अंदर खाना लेते हैं। तो जो स्वेलिंग के टाइम है ना, स्वेलिंग के टाइम, तो स्वेलिंग के टाइम पे जो ग्लॉटिस होता है ना, उसके ऊपर जो आप इपिग्लॉटिस देख रहे हैं, जो कि कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है, मतलब कार्टिलेज से बना हुआ होता है, उसको इपिग्लॉटिस बोलते हैं। तो स्वेलिंग के टाइम पे है ना, वो इपिग्लॉटिस अभी इसमें खुला हुआ है, बट वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, आप देखते हैं कभी कभी खाते वक्त में जो हमारा जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, पानी कभी कभी हमारे ट्रैकिया में या लैरिंग्स कह लीजिए, लैरिंग्स में चला जाता है, तो हमारे बहुत तेज़ खांसी होने लगते हैं। ठीक है,
तो इसी के लिए ना एपिग्लोटिस बंद हो जाता है, ताकि जो फूड है ना वो लैरिंग्स में ना आए, पीछे जो उसके पीछे जस्ट इसोफेगस है जो कि फूड पार्टिकल्स के लिए वहाँ पे चले जाए। इसीलिए ये काम होता है एपिग्लोटिस का कि जो फूड का एंट्री है ना लैरिंग्स में उसे रोके। तो एपिग्लोटिस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। अब तो आपको ये पता ही होगा कि ड्यूरिंग स्वेलिंग ब्रीदिंग रेट 0। समझ में आया क्यों? क्योंकि एपिग्लोटिस तो बंद कर दिया लैरिंग्स को, हैं? समझ में आया? तो लैरिंग जब बंद हो गया तो ब्रीदिंग रेट 0 हो जाएगा। और जो मिनिमम ब्रीदिंग रेट है ना वो स्लीपिंग के टाइम पे होता है, क्योंकि उस वक्त हमारा बॉडी कोई फंक्शंस तो कर नहीं रहा होता है, रेस्ट स्टेज में होता है इसीलिए। तो अब दोस्तों हमने लैरिंग्स की बात कर लिया, अब हम ट्रैकिया पे आते हैं। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। तो ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडेड अप टू मीड थोरोइक कैविटी विच डिवाइडेड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरोइक वर्टिब्रा इनटू एंड राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। जो ट्रैकिया है वो एक स्ट्रेट ट्यूब है, सीधा ट्यूब है जो मिड थोरोइक कैविटी तक जाता है। थोरोइक तो काफ़ी बड़े होता है, फिफ्थ नंबर थोरोइक वर्टिब्रा पे ना वो राइट और लेफ्ट में बट जाता है, ठीक है, राइट और लेफ्ट। अब उसके बाद ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई बनते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी ब्रोंकाई होता है उसमें रिपीटेड डिवीज़न होता है जिससे सेकेंडरी बनते हैं, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई बनते हैं और फिर लास्ट में ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट में ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। अब जो ये पूरे ट्रैकिया आप देख रहे हो, ये इस पिक्चर में आप जो ये देख रहे होगे, तो इसमें आप देख रहे हो जो जो ट्रैकिया है ना वो सी शेप्ड इनकम्प्लीट, मतलब पूरे चारों तरफ से नहीं, आगे तरफ से सी शेप्ड में। अगर ओ शेप्ड में होता तब तो पूरे ट्रैकिया को कवर कर लेता, लेकिन सी शेप्ड में है तो इसीलिए डोर्सल आगे से रहेगा। डोर्सल एक होता है एंटेरियर, एक होता है पोस्टेरियर, ठीक है। तो जो डोर्सल हो गया ना, डोर्सल हो गया पीछे के साइड, तो पीछे के साइड से इनका मतलब पूरा नहीं होता है, ठीक है। तो कार्टिलेजिनियस रिंग जो होता है ना वो क्यों प्रेजेंट होता है, ताकि जो ट्रैकिया होता है ना वो कोलैप्स ना हो। कोलैप्स मीन्स पिचक ना जाए, समझ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे आप बात करते हैं ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट रिंग। अब ये भी कहाँ तक होते हैं, ये आपको मैंने बताया कि ट्रैकिया होता है, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई और उसके बाद फिर ब्रोंक्यूल्स आते हैं। तो जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना वहाँ तक ये कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे अगली पॉइंट है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव्स राइजेस टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli। अब आपको भी पता होगा दोस्तों कि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसके बाद आते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई वो स्ट्रक्चर होता है ना दोस्तों जहाँ से ये O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है ब्लड में। ये आगे हम देखेंगे, ये आगे के पिक्चरों में हम देख लेंगे दोस्तों। तो हाँ, तो उसके बाद फिर मैं क्या बता रहा था कि हाँ जो एल्वोलाई होता है वहीं से ब्रीदिंग एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, सॉरी। द नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई कंप्राइज द लंग्स। जो ब्रोंकाई से आप देख लिए वहाँ से, और ब्रोंक्यूल्स और उसके बाद एल्वोलाई, ये जो पूरा आप देख रहे हो ये पूरा जो है ना इसी को लंग्स कह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे आप ये पिक्चर देख लीजिए, इसमें मैंने पूरे अच्छे से कोशिश किया कि समझा दो। ये ट्रैकिया, ये कार्टिलेजिनियस रिंग देख रहे हो, ये पीछे से ये आगे का स्ट्रक्चर है, समझ लीजिए आप ये फेस के साइड से आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो आगे से ये कंप्लीट है, पीछे से ये इनकम्प्लीट रहता है, ठीक है। फिर आप देख रहे हो ये प्लूरल मेम्ब्रेन, जो लंग्स होते हैं ना इसके दो मेम्ब्रेन होते हैं जो होते हैं, उसके बीच में प्लूरल कैविटी होता है, उस प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड होते हैं, ठीक है। ये दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है जहाँ पे हार्ट पाया जाता है, उस स्पेस को बोलते हैं मीडियस्टेनम स्पेस। ये आप लेफ्ट लंग्स में एक नॉच देख रहे हो, इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। ये नॉच इसलिए बना हुआ रहता है ना ताकि यहाँ पे
हार्ट रहता है, ठीक है। नीचे आप डायफ्राम देख रहे हो, ये प्राइमरी मसल्स होता है, सांस लेने में, छोड़ने में बहुत इम्पोर्टेंट वर्क होता है। इम्पोर्टेंट क्या, सबसे मेन यही होता है। ये लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है, ठीक है। जो राइट लंग होते हैं ये 3 लोब्स होते हैं। लेफ्ट लंग्स जो होते हैं, जो राइट लंग्स होते हैं ना, वो थोड़े बड़े होते हैं। बट ये क्वेश्चंस आपके नीट में नहीं आएंगे, बट मैं ऐसे ही थोड़ा बता दिया हूँ। लंग्स कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरल विथ प्लूरल मेम्ब्रेन विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। तो मैंने आपको बताया कि जो लंग्स होते हैं कवर होता है प्लूरल मेम्ब्रेन से, उनके बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है। अब जो प्लूरल फ्लूइड होता है ना, वो क्यों होता है, ठीक है दोस्तों। क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि ये जो है ना रिब्स है ना, उस पर फ्रिक्शन लगे ना, तो उसको ये हार्ट को डैमेज ना होने दे। तो ये जो है ना, अब आप देखते होंगे, मान लीजिए कि दोस्तों एक पानी का पैकेट, अगर बैलून में आप पानी डाल के अगर किसी बॉडी, किसी अपने हाथ के ऊपर रख लीजिए, तो थोड़ा सा आपको कम फ्रिक्शन लगेगा, आपको चोट थोड़ा कम लगेगा। बट ये बैलून नहीं होगा, क्योंकि प्लूरल फ्लूइड इतनी आसानी से नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो आप ट्रैकिया से एल्वोलाई तक देख रहे हो ना, ये ट्रैकिया हो गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी हो गया, फिर एल्वोलाई हो गया। ये सब 2 पार्ट में चले जाते हैं। एक होता है कंडक्टिंग पार्ट और एक होता है रेस्पिरेटरी पार्ट। जो कंडक्टिंग पार्ट होता है ना, वह नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक को बोलते हैं कंडक्टिंग पाथ। कंडक्टिंग पाथ मीन्स होता है कि जो एटमॉस्फेयर से जो एयर लिया वह एल्वोलाई तक दिया, बट एक्सचेंज नहीं किया दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हुआ। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होगा, रेस्पिरेटरी पाथ में। और रेस्पिरेटरी पाथ में कौन होगा, तो एल्वोलाई होगा। एल्वोलाई से पहले तक कंडक्टिंग पाथ, जो कि कोई एक्सचेंज नहीं करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। एल्वोलाई होगा रेस्पिरेटरी पाथ, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक्सचेंज होगा। किसका एक्सचेंज होगा, O2 और CO2 का, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं, देखिए। स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया, नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कंडक्टिंग पाथ। ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेयर एयर टू एल्वोलाई, ये इनका काम है बस ट्रांसपोर्ट का, किसका, कंडक्टिंग पाथ का। इट इज इट फॉर clear it from foreign particles, humidity and also bring the air to body temperature। इनका काम है ट्रांसपोर्ट का। जो एयर लिए उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, मतलब कुछ बैक्टीरिया हो गए, उनको मारने का, ठीक है। या फिर जो एयर हो गया उसको बॉडी टेम्परेचर में डालने का, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम रेस्पिरेटरी पार्ट पे। मैंने आपको पहले बता दिया कि एल्वोलाई एंड देयर डक्ट्स for the respiratory or exchange part, site of actual diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air। जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है ना, उसका ब्लड से एक्सचेंज करवाता है O2 और CO2 का, इसलिए रेस्पिरेटरी पाथ बोलते हैं एल्वोलाई को। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। तो अब एक चीज़ और आप जान लीजिए, जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं ना, जैसे आप सांस लीजिए, इसे इनहेल्ड बोलते हैं, और सांस छोड़िए उसको एक्सेल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप इनहेल्ड करिए, सांस लिए, तो इसमें आप सिर्फ O2 थोड़ी ले रहे हैं, O2 सिर्फ थोड़ी ले रहे हैं, आप तो CO2 भी ले रहे हैं, O2 और CO2 दोनों ले रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप सिर्फ O2 ही लीजिएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो O2 और CO2 दोनों होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग ब्रीदिंग एयर इज इनहेल्ड, नॉट O2 और CO2, ठीक है। तो चलिए आगे लाइन पे आते हैं। लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरोइक चैम्बर। तो जो थोरोइक चैम्बर होता है, जो चेस्ट चैम्बर होता है, जिसको थोरोइक चैम्बर भी बोलते हैं, वहाँ पे लंग सिचुएटेड होता है। आपको मैंने पीछे पिक्चर दिखा दिया। तो हाँ, तो थोरोइक चैम्बर में लंग सिचुएटेड होता है, ये तो आपको पता चल गया। अब आगे देखिए, थोरोइक चैम्बर इज फॉर्म्ड dorsally by vertebral column, ventrally by sternum, laterally by ribs। देखिए लंग्स, आप एक काम करिए, जो लंग्स हो गया ना,
लंग्स वो चारों तरफ से घिरा रहता है, चारों तरफ से, मतलब सामने से, पीछे से, लेफ्ट से, राइट से, ये चारों तरफ से। अभी ऊपर नीचे का अभी छोड़ दीजिए, नीचे वैसे डायफ्राम होता है, ठीक है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि डोर्सली मतलब पीछे के साइड से वर्टिब्रल कॉलम, आपको पता होगा वर्टिब्रल कॉलम। आगे जो रिब्स होते हैं ना, लेटरल रिब्स जो होते हैं ना, लेटरल रिब्स वो आगे की तरफ है ना कनेक्ट होते हैं, स्टर्नम दोनों को कनेक्ट करता है, दोनों लेफ्ट, मतलब मान लीजिए ना लेफ्ट रिब्स और राइट रिब्स, आप हाथ दे के देखिए, और जो आगे का मतलब फ्रंट का जो मिड पॉइंट होता है ना, वहाँ पे स्टर्नम होता है, वो बोन होता है जो दोनों लेटरल रिब्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। एंड ऑन द लोअर साइड बाय ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप डायफ्राम, ये तो मैंने आपको बता दिया कि नीचे से एक स्ट्रक्चर होता है जिसको डायफ्राम बोलते हैं। अब डायफ्राम क्या है? डायफ्राम इज अ प्राइमरी इनहेलेशन मसल्स, ठीक है दोस्तों। इफ डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम फ्लैट, सो थोरोइक वॉल्यूम इंक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। अब देखिए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डायफ्राम जो है वो प्राइमरी इनहेलेशन मसल्स होता है। जब आप सांस लीजिए, एक बार ट्राई करिए, सांस लीजिए तो आपको दिख रहा होगा कि आपका जो चेस्ट रीजन है वो बाहर की तरफ जा रहा है, जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है जब आप सांस लेते हैं ना, तो डोम शेप्ड मीन्स होता है ना कि आप सी बना लीजिए, सी, ठीक है। तो जब आप सांस लेते हैं, ये जो सी है आप अपने हाथ में सी बनाइए, और जब आप सांस लीजिए तो सी को सीधा स्ट्रेट करिए, स्ट्रेट किया, तो जब आप सांस लेते हैं, ठीक है, तो जो आपका जो डायफ्राम होता है ना, वह सी शेप से फ्लैट हो जाता है। तो जब नीचे की तरफ जाता है ना, तो उससे थोरोइक जो वॉल्यूम होता है ना वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो कौन से डायरेक्शन में? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये थोरोइक वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो दोस्तों अगला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देख लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से पहले ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दोस्तों, ताकि इससे आपको बहुत आसानी से सब समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर जो होता है वो 760 mm ऑफ Hg होता है, ये आपको पता होगा, या फिर नहीं पता होगा तो अभी आप जान लीजिए, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो फ्लूइड होते हैं उसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ठीक है। तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो होता है ना, ये इंट्रा प्लूरल फ्लूइड की वजह से लगते हैं। और जो इंट्रा पल्मोनरी मतलब जो जहाँ पे लंग्स होते हैं, जहाँ पे एल्वोलाई, जो आप देख रहे हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर होता है ना उसको इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है। अब लंग्स के बाहर मतलब एटमॉस्फेयर में 760 mm Hg है, मतलब वहाँ का प्रेशर। तो जब नॉर्मल कंडीशन होता है ना, तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो होता है, ये आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो है वह नॉर्मल कंडीशन में 756 होता है, ठीक है। और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर 760 होता है। एक चीज़ और आपको मैं दोस्त बता देता हूँ, जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है ना वह हमेशा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर से कम होगा, ठीक है। तो जब आप नॉर्मल कंडीशन में हो गए, तो मैंने बताया कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर 756 और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर 760, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर 760 हो गया और एटमॉस्फेरिक 760, तो क्या कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड तो इक्वली अमाउंट है, तो कहाँ से किस में। लेकिन आप इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होगा, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो ऑब्वियसली बात है कम होगा, तभी तो एयर अंदर आएगा। और मैंने आपको क्या बताया कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर से हमेशा कम इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है। क्यों? तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है ना, वह निगेटिव फोर्स लगाता है किस पे? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर पे, ताकि इंट्रा प्लूरल प्रेशर खींचे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को। जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को खींचेगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर अंदर की तरफ आएगा। तो और एक्सपिरेशन में क्या होना चाहिए? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए देखिए 762 है,
और बाहर का 760 हो गया, तो एयर बाहर से अंदर से बाहर जाता है, ठीक है, एक्सपिरेशन के। तो यही देख लीजिए, एक्सपिरेशन में इंट्राप्लेवरल प्रेशर 758 है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर 762 है। ऑब्वियसली बात है, एक्सपिरेशन है मतलब एयर अंदर से बाहर जाएगा, तो एटमॉस्फेयर में 760 है तो उससे ज़्यादा होना चाहिए तभी तो बाहर जाएगा ना। और इंस्पिरेशन में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए तभी तो एयर अंदर आएगा, और नॉर्मल कंडीशन में दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आगे अब ये देखिए, जो इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन मीन्स सांस लेना, इंस्पायरेशन अंदर सांस लेना, ठीक है। अगर इफ प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी मैंने आपको बताया कि जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वह एटमॉस्फेरिक से कम होगा तभी तो अंदर आएगा। अगर दोनों बराबर होता नॉर्मल कंडीशन में तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होते। तो इंस्पायरेशन में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर 758 है और आउटसाइड मतलब एटमॉस्फेरिक 760 है, तभी इंस्पायरेशन हुआ। और एक्सपायरेशन में अगर इफ इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तभी तो एयर बाहर जाएगा ना, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे है डायफ्राम, EICM एंड IICM। अब ये देखिए डायफ्राम, EICM क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स या इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। जो दो रिब्स होते हैं ना उनके बीच में ये मसल्स पाए जाते हैं, एक एक्सटर्नल जो बाहर साइड से होगा, इंटरनल जो अंदर साइड से होगा, ठीक है दोस्तों। अब डायफ्राम ये प्राइमरी मसल्स था, याद होगा आपको, अभी मैंने पीछे देखिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। डायफ्राम इज अ प्राइमरी इनहेलेशन मसल्स, इफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम्स फ्लैट, अभी मैंने बताया था कि सी शेप से स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो डायफ्राम, EICM एंड IICM हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। अब इन्हीं की वजह से देखिए, अब मैं आपको पूरा, हाँ ये वैसे आगे है तो चलिए आगे ही हम इसको बात कर लेते हैं, ये ठीक है, अभी भी मैं बता देता हूँ। जो डायफ्राम है और EICM और IICM है, जो डायफ्राम में फ्लैट होगा तो उस वक्त वॉल्यूम बढ़ेगा, किसका, थोरोइक वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो उस ये प्रोसेस करने में ना सिर्फ डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम मेन है, प्राइमरी है, लेकिन उसके साथ इनका भी बहुत ज़रूरत पड़ता है, किसका, EICM का, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, IICM इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये इनका काम है। नेक्स्ट पेज ये रहा, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। मैंने पूरे अच्छे से कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए। ये NCERT का पिक्चर है, ये दोनों, ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में। तो पहले हम इंस्पायरेशन बात करते हैं। देखिए अभी मैंने बताया तो कौन कौन, डायफ्राम, EICM, IICM। ये जो नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है ना, इसमें यही तीन काम करते हैं। तो देखिए इंस्पायरेशन में क्या होता है, जो डायफ्राम है प्लस EICM, डायफ्राम प्लस EICM कॉन्ट्रैक्ट होता है, देख रहे हैं, डायफ्राम प्लस EICM कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे क्या होगा, थोरोइक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया तो C से हो गया फ्लैट, और EICM कहाँ हो गया, जो रिब्स देख रहे हो आप, रिब्स के दो रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं ना उसको EICM बोलते हैं। तो जब डायफ्राम और EICM कॉन्ट्रैक्ट हुआ, थोरोइक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ठीक है। जब थोरोइक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर ऑन लंग्स डिक्रीज हुआ। अरे आप खुद ही सोचिए ना, इंस्पायरेशन है तो थोरोइक वॉल्यूम इंक्रीज करना है, ठीक है। तो जब इंस्पिरेशन का काम है तो प्रेशर, जब थोरोइक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर ऑन लंग्स, इंस्पायरेशन है तो वो डिक्रीज होगा तभी तो अंदर आएगा ना। अगर आप प्रेशर ऑन लंग्स इंक्रीज कर दीजिएगा तो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 762 हो जाएगा, तब तो बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर ऑन लंग्स हमें कम रखना है। तो थोरोइक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर ऑन लंग्स डिक्रीज हो गया, तो लंग्स एक्सपेंड किया या एक्सटेंड किया, ठीक है। तो पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज, अब
अब सोचिए, देखिए मैं आपको फिर से कोशिश करता हूँ समझाने का। डायफ्राम EICM कॉन्ट्रैक्ट किया, चेस्ट बाहर की तरफ गया, ठीक है, चेस्ट बाहर की तरफ गया, मतलब जो नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर लगा रहा था ना, वह क्या किया, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को अपनी तरफ खींचा, ठीक है। तो जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर था वो कम हुआ, तो यही है प्रेशर ऑन लंग्स, समझ लिए, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वो कम हुआ, ठीक है। तो उससे लंग्स एक्सपैंड किया, समझ रहे हैं। इंट्रा प्लूरल, अगर जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग्स को अपनी तरफ खींचेगा, मेम्ब्रेन को, तो ये थोरोइक वॉल्यूम तो इंक्रीज ही होगा ना जी, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब IPP मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो एयर जो है, जो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रेशर में है तो अंदर की तरफ आएगा, तो एयर मूव्स इनटू लंग्स। समझ में आया? मैं एक बार और कोशिश करता हूँ कि आपको समझा दूँ। देखिए, डायफ्राम एंड EICM कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम फ्लैट हुआ, EICM बाहर, मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो रिब्स है उसको बाहर की तरफ ले गया और नीचे से नीचे की तरफ ले गया। तो जब दोनों फ्लैट था, जो दोनों फ्लैट हुआ, मतलब डायफ्राम फ्लैट हुआ और EICM रिब्स को बाहर की तरफ ले गया, तो थोरोइक वॉल्यूम बढ़ा। जब थोरोइक वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स पे प्रेशर कम हुआ। क्यों प्रेशर कम हुआ? क्योंकि जो प्लूरल मेम्ब्रेन था वो खींचा, तो जो एयर था जो लंग्स में था वो तो अब स्पेस ज़्यादा हो गया ना, लंग्स एक्सपैंड हो गया। तो लंग्स जब एक्सपैंड हुआ तो प्रेशर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। समझ रहे हैं ना दोस्तों? जब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज, पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर था ना, वो स्पेस जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, जो रेड कलर से पूरा बना हुआ है, ये इंक्रीज हो गया। ये देखिए, डायफ्राम नीचे से कॉन्ट्रैक्ट किया, रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड आगे की तरफ किया, तो स्पेस बढ़ा, ठीक है। तो जो आप स्पेस देख रहे हो इसी को बोलते हैं पल्मोनरी, पूरा रेड में जो दिख रहा है ना, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया यहाँ पे। तो IPP 758 हो गया, एटमॉस्फेयर 760 था, तो अब प्रेशर बाहर में ज़्यादा, एयर अंदर आ गया। तो यही है यहाँ पे लिखा हुआ आगे की लाइनों में कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरैक चैम्बर, थोरैक चैम्बर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ये भी पीछे भी लिखा होता। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, जो डायफ्राम नीचे जो कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जो वॉल्यूम है थोरैक चैम्बर का वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस पे बढ़ गया, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM lifts up the ribs and the sternum causing increased volume of thoracic chamber in dorsoventral axis। जो डायफ्राम था वो इंक्रीज वॉल्यूम कौन से एक्सिस में किया? एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। और जो स्टर्नम था डोर्सोवेंट्रल, मतलब जो EICM था ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि रिब्स के बीच में था, वो बाहर आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से इंक्रीज किया। जो डायफ्राम था वो नीचे प्रेजेंट होता है, तो एंटेरियरली और पोस्टीरियरली, मतलब नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। ये काम किसका हो गया? किसका हो गया दोस्तों? डायफ्राम का हो गया, समझे? एक्सपायरेशन का देखें, इंस्पायरेशन का होप आप सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैंने कोशिश की कि आपको समझा दूँ। अब देखिए, जो एक्सपायरेशन में क्या होता है, इंस्पायरेशन में डायफ्राम और EICM था, तो एक्सपायरेशन में डायफ्राम और IICM इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स मीन्स, पहले मान लीजिए कि C शेप्ड था, अब एक्सपायरेशन करना है। आप एक बार कोशिश करिए, जब आप कोशिश करिएगा, ठीक है, तो देखिएगा आपको खुद पता चल जाएगा कि जो नीचे से है ना C, वो डीप सी हो जाता है। आप इस पिक्चर में देखिए, तो जब डायफ्राम और IICM रिलैक्स होता है तो थोरोइक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ये देखिए, डायफ्राम रिलैक्स्ड एंड आर्क्ड अपवर्ड, ये देख रहे हैं, और रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन। इंस्पायरेशन में बाहर गया था, एक्सपायरेशन में अपने नॉर्मल पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है।
और जो ये था डायफ्राम था वो नीचे से और ऊपर आ गया, मतलब क्या ये तो मतलब एकदम सी शेप्ड में भी डीप सी शेप्ड हो गया। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, थोरोइक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया और पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया। पल्मोनरी वॉल्यूम जो रेड कलर का है पूरा वॉल्यूम देखिए, इंस्पिरेशन का कंपेयर करिए और एक्सपिरेशन का करिए, देख रहे हैं काफ़ी कम हो गया। और उससे इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, सिंपल सी बात है, अब इतने कम स्पेस में बहुत सारा प्रेशर है, तो यहाँ पे अब 762 हो गया आईपीपी, और एटमॉस्फेरिक का हमेशा कांस्टेंट रहता है 760 रहता है, तो अब क्या होगा, एयर बाहर जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों, तो डायफ्राम प्लस आईएसीएम रिलैक्स, उससे क्या होगा, थोरोइक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जब थोरोइक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब रेड कलर का रीजन कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब जो 758 था वो अब 762 हो गया, रेड कलर का रीजन, और बाहर में 760 है, तो एयर बाहर गया। ठीक है, अब देख लीजिए नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग जो होता है ना उसको एब्डोमिनल, नॉर्मल ब्रीदिंग इज कॉल्ड एब्डोमिनल ब्रीदिंग इन विच डायफ्राम प्ले 75% रोल एंड रिब्स। अभी मैंने बताया डायफ्राम मेन होता है, उसके ईआईसीएम एंड आईएसएम का 25% काम होता है और 75% काम होता है डायफ्राम का। ठीक है, और नॉर्मल ब्रीदिंग को एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, बट ह्यूमन में, हमारे में ये होता है कि हम ना जो इंस्पायरेशन का स्ट्रेंथ है एक्सपायरेशन को उसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन को हम बढ़ा सकते हैं। ये किसकी वजह से होगा, एब्डोमिनल मसल्स होते हैं हमारे पेट में। आप कोशिश करिए तेज सांस लेने का, पहले आप नॉर्मल सांस लीजिए, जब आप तेज लीजिएगा तो आप देखिएगा कि जो आपको जो पेट है या एब्डोमेन जिसको कहते हैं वो एकदम कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, जब आप डीप लीजिएगा तो उसको क्या कहेंगे, फोर्सफुल, फोर्सफुल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग में डायफ्राम था और ईआईसीएम या आईएफसीएम था। जब आप एडिशनल मतलब ज़्यादा मतलब फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं या एक्सपायरेशन करते हैं तो जो पेट के मसल्स होता है ना, एब्डोमिनल मसल्स और आईएसीएम, ये दोनों एडिशनल मसल्स होता है ना जिसमें मदद करते हैं। ठीक है, अब आता है इंट्रा पल्मोनरी, सॉरी इंट्रा प्लूरल प्रेशर इज ऑलवेज नेगेटिव, ये मैंने आपको बताया था। ये इसमें ना निगेटिव मतलब कि जो ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है ना उससे कम रहेगा, तो मतलब क्या होगा, जैसे कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर कम है ताकि जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है ना उसको अपनी तरफ खींचे, मतलब जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ना वो जो मेन जो पल्मोनरी जो होता है ना उसके वॉल्यूम को बढ़ाने का कोशिश करता है, तो वो हमेशा उससे कम होगा, ये मैंने आपको बता भी दिया था अभी। तो चलिए दोस्तों, अब ये आज का आखिरी टॉपिक है, इसमें कुछ वैल्यू आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो चलिए ये आखिरी टॉपिक भी आज देख लेते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। जो टाइडल वॉल्यूम, ये कुछ वॉल्यूम है जिनको आपको याद करना होगा और जानना होगा कि ये क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम को टीवी से बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन में समझ गए, डायफ्राम और ईआईसीएम एंड आईएससीएम का रोल जो होता है नॉर्मल, उसका वैल्यू होता है 500 ml अब पर मिनट, मतलब पर मिनट 60, तो जब आप 500 को 60 से करिएगा, ठीक है, तो 500 पर मिनट, जो 500 ml दिख रहे हैं ये पर सेकेंड का वैल्यू है, पर मिनट के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल वॉल्यूम एयर और वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन जिसका वैल्यू 500 होता है। ठीक है, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन। जब आप नॉर्मल सांस लीजिए तो जो आप वॉल्यूम अंदर ले रहे हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम जिसका वैल्यू 500 होता है। जब आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब कि आप फोर्सफुल इंस्पायर करिए, फोर्सफुल इंस्पायर करिएगा तो कौन सा मसल्स, आईएसीएम एंड एब्डोमिनल मसल्स मदद करते हैं, अभी आपको मैंने पीछे बताया था। ठीक है,
तो उसके वैल्यू होते हैं 250 से 3000। ठीक है, अब ऐसा एग्जैक्ट नहीं होता है कि 250 कह रहा हूँ, 2500 से 3000, सॉरी 2500 से 3000। अभी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 2500 ही होगा या सिर्फ 3000 ही होगा, तो ये रेंज तो काफ़ी चेंज हो सकता है ना। अब आते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो पहले इंस्पायरेटरी था, इंस्पायरेटरी मीन्स सांस लेना, मतलब फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो एक्सपायरेटरी मीन्स फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ये देखिए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इसका वॉल्यूम होता है 1000 से 1100, ये कम होता है इंस्पायरेशन के मुकाबले। देखिए टाइडल वॉल्यूम हो गया नॉर्मल इंस्पायरेशन, ये एक्सपायरेशन। इंस्पायरेटरी रिजर्व हो गया, इंस्पायरेटरी नाम में ही आपको पता चल रहा है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन, एक्सपायरेटरी में भी आपको नाम में ही पता चल रहा है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन वैल्यू है 500, 2500, 1000। 2500 मतलब 2500 या फिर 1000, एक्सपायरेटरी का 1000। अब रेसिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब कोशिश करिए, आप कितना भी सांस छोड़िए, ठीक है, जो आप एक्सपायरेटरी रिजर्व बोले उसी को आप है ना एक्सपायर कर सकते हैं। लेकिन कुछ एयर जो होता है ना वो हमेशा लंग्स में पाया जाएगा, जिसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। अगर मान लीजिए ये लंग्स में एयर नहीं पाया जाता तो आपको तो लंग्स कोलैप्स कर जाता, कोलैप्स कर जाता। अब ऐसा ये एक बैलून थोड़ी है कि उसको आप एयर छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए और फिर डाल दीजिए, ऐसा नहीं होता। तो कुछ एयर जो है ना वो हमेशा लंग्स में पाया जाता है, उसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसका वैल्यू जो होता है वह 1100 ml टू 1200 ml होता है। ठीक है, तो 4 हमने अभी तक पढ़ लिए, टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन जिसका वैल्यू 500 ml, इंस्पायरेटरी एड फोर्सफुल इंस्पायरेशन जिसका वैल्यू 2500 से 3000, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन 1000 से 1100, रेसिडुअल वॉल्यूम जो एयर जो हमेशा लंग्स में प्रेजेंट रहता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशंस जो वैल्यू 1100 टू 1200। ठीक है दोस्तों, और फिर आते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पायरेटरी देखिए नाम में ही कह रहा है, इंस्पायरेटरी मतलब जो इंस्पायरेशन, कितना आप एयर इंस्पायरेशन कर सकते हैं, मतलब कितना आप एयर इंस्पायर कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं अंदर। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन मतलब टीवी बाहर गया, नॉर्मल एक्सपायरेशन मीन्स टीवी बाहर गया। आप टीवी बाहर निकाले, उसके बाद क्या ले सकते हैं, टीवी ले सकते हैं, मतलब टाइडल वॉल्यूम ले सकते हैं 500 और प्लस आईआर भी ले सकते हैं, तो 500 प्लस 2500 या फिर 3000, तो इनका वैल्यू 3000 से 3500 आप डाल सकते हो। समझ रहे हो ना, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी नाम में ही है, कैपेसिटी आपका कितना है, आप एयर ले सकते हो अंदर, तो दो ही ले सकते हो, एक नॉर्मल जितना आप लेते हो और एक आईआर भी एडिशनल वाला, दो। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी देख लो, नॉर्मल सांस आप लो, नॉर्मल लिए मतलब 500 अंदर, आप उसको छोड़िए तो 500 और प्लस ईआर भी मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ही आप बाहर निकाल सकते हो। आप थोड़ी इसके साथ साथ रेसिडुअल वॉल्यूम भी निकाल दोगे, क्यों, वो तो निकाल ही नहीं सकते हो क्योंकि वो तो हमेशा लंग्स में रहता है। ठीक है, तो ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी भी आपको समझ में आ गया। एक्सपायरेटरी ये मैं आपको नाम में ही कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपको कोई भी ज़्यादा परेशानी ना हो याद करने में, सारे कुछ नाम में ही है। ठीक है, अब आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, अ वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, आप नॉर्मल एक्सपायर करिए, नॉर्मल मतलब नॉर्मल सांस छोड़िए, 500 गया। अब उसके बाद कितना एयर है जो आपके लंग्स में रह सकता है, छोड़ दिया आपने। ईआर भी हमेशा, क्यों, ईआर भी हमेशा थोड़ी रहेगा, रेसिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्लस ईआर भी, ईआर भी आप एक्सपायर तो ईआर भी तो कर सकते हो ना आप जी। ठीक है, आप देखिए काम करिए, आप प्रैक्टिकल करिए, आप टीवी छोड़िए, टाइडल वॉल्यूम छोड़िए, उसके बाद आप कोशिश करिए और आप एयर छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ईआरवी। तो ये क्या हो गया, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी।
मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आपके लंग्स में कौन कौन सा एयर रहता है। प्रैक्टिकल करिए तब आपको आसानी से याद हो जाएगी। जब आप नॉर्मल एक्सपायरेशन करिएगा तो टाइडल वॉल्यूम जब आप बाहर छोड़िएगा तो आपके पास दो, एक रेसिडुअल वो तो हमेशा रहेगा, और दूसरा ERV आप अभी और एयर छोड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं ERV। इसका वैल्यू दोनों आप सम करिएगा तो नियरली 2300 ml आ जाएगा। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन। अब फोर्स एक्सपायरेशन कर दीजिए, प्रैक्टिकल करिए। फोर्स एक्सपायरेशन किए मतलब आप ERV छोड़ दिए किए, तो आप देख रहे होंगे कि आप टीवी ले लिए, फिर IRV लिए, टीवी लिए, फिर फोर्सफुल इंस्पायरेशन लिए, और आप ERV भी तो निकाले थे जब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन। यहाँ क्या लिखा है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ, मतलब ले सकता है इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जब आप फोर्स एक्सपायरेशन से ERV छोड़ दिए तो आप वो तो लीजिएगा, फिर उसके बाद टीवी लीजिएगा, टाइडल वॉल्यूम लीजिएगा, फिर IRV लीजिएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लीजिएगा, तो ये 3 ले सकते हैं आप। इसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लगता है ये 2-3 बार अभी तक नीट में आ चुका है। मुझे लगता नहीं है दोस्तों ये वाकई नीट में 2 या 3 टाइम्स पूछ चुका है। जब मैंने नीट दिया था तो ये तब भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब आते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accumulated इन द लंग्स एट द एंड ऑफ ए फोर्स इंस्पायरेशन। जब आप टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accumulated इन द लंग्स एट द एंड ऑफ ए फोर्स, मतलब जब आप फोर्स इंस्पायरेशन किए, मतलब आप जितना सांस ले सकते हैं ले लिए, उसके बाद लंग्स में जो एयर जो भी वॉल्यूम बचे उसको ही बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो सारे हो गए, टीवी हो गए, IRV हो गए, ERV हो गए, RV हो गए, टोटल 5800 ml हो जाएंगे। समझ गए दोस्तों। अब आते हैं आज के कुछ आखिरी 2-3 पॉइंट पे। पल्मोनरी वेंटिलेशन। ये अगर आप टाइडल वॉल्यूम याद होगा तो वहाँ पे मैंने लिख दिया था पर मिनट 6000 to 8000, पीछे देख लीजिए। तो ये देखिए नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम हो गया 500 पर सेकेंड, 500 पर सेकेंड। और आपको पता होगा कि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग जो होता है ना वो 10 से 12 टाइम्स पर मिनट सांस लेता है और छोड़ता है। तो इसीलिए यहाँ लिखा है पल्मोनरी वेंटिलेशन मीन्स 500 into 12। समझ में आ गया 500 into 12 क्यों लिखा है। पीछे भी आप देख लीजिए टाइडल वॉल्यूम पे लिखा हुआ है ना पर मिनट 6000 या 8000। ये इसीलिए लिखा है क्योंकि हम पर मिनट ना 12 बार इंस्पायरेशन करते हैं, मतलब एक्सपायरेशन का तो अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, ये इसलिए लिखा है। डेड स्पेस वॉल्यूम स्लाइटली इंक्रीज विद जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसी को हम डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं। वाइटल कैपेसिटी मोर इन यंग मेल एथलीट एंड नॉन स्मोकर। अब वाइटल कैपेसिटी क्या होता है बताइए। मैक्सिमम वाइटल कैपेसिटी आप पीछे देखिए, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन, मतलब ERV प्लस TB प्लस IRV, ये हो गया वाइटल कैपेसिटी। तो ये यंग में ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी पोस्ट कर दूंगा। होप आप सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।